हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम लाख की चूड़ियाँ कहानी का प्रश्न अभ्यास करेंगे। बच्चों, प्रश्न अभ्यास करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप ही की तरह अन्य छात्र भी इस वीडियो से लाभान्वित हो पाए। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। वो पूछ रहे हैं कि मामा के गांव लेखक चाव से क्यों जाता था। पहला हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है इसी में कि वह बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। क्योंकि जब हम नानी गांव जाते हैं मामा के घर, तो वहाँ पर सभी रिश्ते में हमारे मामा होते हैं। वहाँ हमारे मामा मामी मौसा नाना नानी, हम इन्हीं शब्दों के द्वारा वहाँ जो लोग होते हैं उन्हें संबोधित करते हैं। पर जो लेखक थे वो बदलू को बदलू मामा ना कह के बदलू काका कहते थे। तो इसका क्या कारण था वो पूछा जा रहा है। तो हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला तो प्रश्न है कि मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। उसका उत्तर है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाले कारीगर बदलू रहता था। जो लाख की चूड़ियां बनाता था वह एक इंसान मामा के गांव में रहता था और उस इंसान का नाम था बदलू। लेखक को बदलू से अत्यधिक लगाव था। उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध था। ये मैंने आपको जब चैप्टर समझाया था तब बताया था। और बदलू लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। बच्चों देखो, जब हम छोटे होते हैं तो कुछ अलग सी चीज हमें अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। लेखक शहर में रहता था, वहाँ कोई भी लाख की चूड़ी नहीं बनाता था, तो शहर में उसे लाख की गोलियां नहीं मिलती थी। तो जब लेखक मामा के गांव से वापस अपने शहर जाता था तो वहाँ जब वो लाख की गोलियां अपने दोस्तों को भी दिखाता था तो वह लाख की गोलियां एक आकर्षक का केंद्र होती थी। तो इसलिए लेखक को अपने मामा के गांव जाना अच्छा लगता था। अब दूसरा प्रश्न है कि वह बदलू को बदलू मामा ना कह के बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका उत्तर है कि गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा ना कह के बदलू काका कहता था। देखो बच्चों, हम जो सुनते हैं हम उसी को रिपीट करते हैं। तो जब वो मामा के गांव जाता था तो वहाँ के जो लोग थे वो बदलू को बदलू काका कहते थे। तो लेखक ने भी वही सुना, बदलू काका, और वह भी बदलू को बदलू काका कहकर पुकारने लगा। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है वस्तु विनिमय क्या है। इसमें भी हमसे 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न कि वस्तु विनिमय क्या है, और दूसरा विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। पद्धति मतलब तरीका। तो इसका उत्तर है कि वस्तु विनिमय क्या है। प्रश्न का मैंने जब अर्थ समझाया था पाठ का तब भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। हम किसी वस्तु को पैसे से नहीं खरीदते, जबकि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देकर या लेकर उस वस्तु को खरीदते हैं। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु दी और ली जाती थी। किसी भी वस्तु को देने और लेकर ही उसका विनिमय होता था। अब वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है किंतु अब मुद्रा के प्रचलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। मुद्रा मतलब बेटा पैसों के द्वारा, रुपयों के द्वारा। अब हम जब कुछ सामान खरीदते हैं तो हम उसके नगद भुगतान करते हैं, पैसे देकर, रुपये देकर। तो विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है।
ठीक है, हमने 2 प्रश्नों के उत्तर कर दिया। वस्तु विनिमय विनिमय क्या है? तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना और लेना वस्तु विनिमय है। ठीक है, और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसों के द्वारा, मुद्रा के द्वारा वस्तु का लेन देन है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? बेटा, बहुत ही गंभीर समस्या है कि वर्तमान में मशीनी युग है और इससे कई ज़्यादा लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं। तो यहाँ पर इसी व्यथा की ओर संकेत इस कहानी में लेखक के द्वारा किया गया था और हमसे यहाँ पर ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है कि इस पंक्ति में, बेटा यहाँ पर पंक्ति को आप सही कर लीजिएगा, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ के काम धंधा छिन गया है। जो लोग हाथ से काम धंधा करते थे वो छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। अब जब काम ही छिन गया, अब जिसको जो काम, अगर एक मोची को हाथ से जूते बनाना आता है, वो अपने दादा परदादा और पापा पिताजी के समय से ही यही देखते आ रहा है, तो उसने बचपन से वही परिवेश उसे मिला है, तो वह मतलब उसे वह काम आसानी से आ जाता है, वह आसानी से उस काम को सीख लेता है और फिर वह स्वयं के रोजगार के लिए भी उसी काम का चुनाव करता है, क्योंकि हम उसी काम का चुनाव करते हैं रोजगार के रूप में, जो काम हमें आसानी से आ जाता है। तो जब मशीनें आ गई तो उन लोगों का रोजगार छिन गया, तो इसलिए कहा गया कि उनके हाथ कट गए, मतलब उनके हाथ में उनका रोजगार, स्वयं का रोजगार जो था वो नहीं रहा। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। देखो आ गया ना, पैतृक मतलब जो हमारे दादाजी पापा लोगों का काम है, और जब हम उसी काम को आगे भी बढ़ाते हैं, उसी काम को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी आजीविका के लिए भी उसी काम को चुन करके वही काम करते हैं, तो वो पैतृक काम हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था, उन्होंने कभी कुछ और सीखा ही नहीं, वही देखा और बचपन से वही काम करने लग गए। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले गए आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे। वह अपने दादा परदादाओं के काम को ही उसी काम को स्वीकार करके उसी काम में अपना भविष्य ढूंढ रहे थे और उन्होंने अपने परिवार को पालने के लिए उसी काम को अपना रोजगार बना लिया। लेकिन मशीनी युग ने जहाँ उनकी रोजी रोटी पर वार किया, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। तो मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर प्रहार किया, मतलब उनका जो काम था वो उनके हाथ से छीन लिया और उन लोगों को बेरोजगार बना दिया। बच्चों, आज हम जो जूते पहनते हैं वो भी मशीनों के द्वारा बनाए हुए होते हैं, जबकि प्राचीन काल में मशीनें नहीं थी, तो जो जूते चप्पल हम पहनते थे वो कारीगर हाथों से तैयार करते थे। तो आज अब जब मशीन आ गई है तो वो लाखों कारीगर जो हाथों से हमारे जूते चप्पल तैयार करते थे वो तो बेरोजगार हो गए। इसीलिए कहा है कि उनके हाथ कट गए। मशीन युग से एक फ़ायदा यह हुआ कि काम जल्दी होने लगा, समय पर होने लगा और उसमें ज़्यादा सफाई के साथ वो काम होता, मतलब वो आकर्षक लगता। लेकिन जिन लोगों का रोजगार ही यही था, उन्होंने अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं वो लोग। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी? बदलू के मन में कौन सी व्यथा थी उसका रोजगार छिन जाने के बाद, जो लेखक से छिप न सकी, जो बदलू लेखक से छिपा ना सका? कहो कि लेखक से छिप न सकी, कि लेखक को आभास हो गया कि हाँ, बदलू किसी परेशानी से जूझ रहा है। तो इसका उत्तर है कि बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे ही कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। उसके व्यवसाय की दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। जब उसका व्यवसाय बंद हो गया तो यह बात बदलू को मन ही मन कचोटती थी, मतलब उसे बुरा लगता था, क्योंकि एक आदमी, उसे अपना परिवार पालना है और उसका रोजगार ही छिन गया तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, और अब उसके काम की अहमियत ही नहीं रही तो उसे बुरा लगता था।
बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। एक तो वो बेरोजगार हो गए, फिर उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, मतलब कि लोग अब उनको अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। अभी तक तो बदलू को ही था जैसे उसको उसकी लाख की चूड़ी की उससे अहमियत दी जाती थी। वह जो वस्तु मांगता था, जब वो शादी में नववधु का चूड़ा तैयार करता था, तो वह जो भी वस्तु उस चूड़े के बदले मांगता था, लोग खुशी खुशी देते थे, क्योंकि लोगों को लाख की चूड़ियाँ चाहिए थी। परंतु वर्तमान में जब कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है, लोग कांच की चूड़ियाँ पहनना ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं, तो बदलू जैसे लोगों की उपेक्षा हो रही है। अब लोग कारीगरों की कद्र न करके दिखावटी चमक व अधिक ध्यान देते हैं। अब जो लोग हैं वो कारीगरों की कदर नहीं करते, बल्कि दिखावटीपन में, दिखावटी चमक दमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिप न सकी और लेखक बदलू चाहकर भी यह अपनी परेशानी लेखक से छिपा न सका। तो बच्चों, 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? अब किसी इंसान का रोजगार छिन गया तो उसके जीवन में क्या बदलाव आया होगा? अब सोचो। तो यहाँ पर हमसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि, बच्चों यहाँ पर की को प्लीज आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर छोटी की आएगी, कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। बच्चों देखो, जब इंसान के पास काम नहीं होता, वह बेरोजगार हो जाता है, तो चिंता के कारण वो समय से पहले ही वृद्ध हो जाता है। तो काम ना करने से उसका शरीर ढल गया, मतलब यही है कि वह समय से पहले ही बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, बीमार रहने लगा, जिस वजह से उसके हाथों और माथे पर जो नसें हैं वो दिखने लग गई, मतलब उसका जो मांस था वो सूख गया। मांस सूख गया मतलब अब उसमें बिल्कुल भी शरीर में जान नहीं रही। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में किन किन राज्यों में होता है? देखो, मैंने जब अर्थ बताया था तब भी मैंने इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को समझाया था। लाख की से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीजें बनती है, ये भी मैंने आपको जब पाठ कहानी को समझाया था तब बताया था, ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। इससे लाख की चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। बच्चों, अगर आपको कुछ अन्य चीज़ें भी पता है कि लाख से और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो इसके उत्तर में आप उन चीज़ों को भी लिखें। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भाषा की बात से बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। बच्चों देखो, बदलू हमेशा ही कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था, क्योंकि बदलू को पता था कि जिस दिन कांच की चूड़ियाँ प्रचलन में आएंगी, उस दिन उसकी लाख की चूड़ियाँ लोग पसंद नहीं करेंगे और उसकी उपेक्षा की जाने लगेगी और उसका रोजगार छिन जाएगा। और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्ति बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से या व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। देखो, अगर हम कोई बात अगर हारे हुए मन से, मतलब हम अगर हिम्मत हार गए हैं, हमें सफलता नहीं प्राप्त हुई है, असफल हो गए हैं, तो उस समय हम कुछ बात कहेंगे तो वो बात का अर्थ अलग आएगा। जब हम दुखी होंगे उस समय कुछ बात कहेंगे तो उस बात का अर्थ अलग होगा, और जब हम व्यंग में, मजाक में कोई बात कहेंगे तो उसका अर्थ अलग होगा। मतलब वो सामान्य अर्थ नहीं होगा, उसका कहने का अर्थ कुछ और निकलेगा। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए। ऐसे ही कुछ वाक्य आप भी
एकत्र कीजिए, आपकी इस कहानी में ही होंगे। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ व्यंग वाली बातों को रेखांकित कर दीजिएगा और उसके भीतर जो अर्थ छिपा है, जो कहने वाले के भाव क्या हैं, वो क्या कहना चाहता है, उसे लिखिए। तो यहाँ पर एक व्यंग वाला वाक्य है, अब पहले जैसे औलाद कहाँ। आपने हमेशा सुना होगा, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अब पहले के जैसे बच्चे कहाँ हैं। ठीक है, तो इसका व्याख्या जो है वो ये है कि आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिससे उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। बच्चों देखो, बुजुर्ग मतलब पहले जमाने के हमारे बड़े घर के बड़े सदस्य। बच्चों उस समय हर चीज़ अलग थी, वर्तमान में हर चीज़ अलग है। उस समय बच्चों के पास समय होता था, सबसे बड़ी चीज़ तो वो घर के बड़े सदस्यों के साथ बैठते थे, वार्तालाप करते थे, उनकी बातें सुनते थे और उनके अनुसार ही काम भी करते थे। परंतु वर्तमान में बच्चों देखा जा रहा है कि बच्चों के पास समय नहीं है। आप अपनी ही अगर जनरेशन को लें, अपनी ही पीढ़ी को लें, तो जब आप स्कूल जाते थे तो एक निश्चित समय होता था जब आप विद्यालय जा रहे हैं, उसके बाद घर आके आप फ्री हो जाते थे, आपके पास इतना काम का बोझ नहीं होता था। परंतु समय आगे जब निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो यह देखा जा रहा है कि वर्तमान में जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, उनका एक निश्चित अवधि है जो उनके स्कूल में बीतती है, जो उसे स्कूल में व्यतीत करते हैं जिस निश्चित अवधि को। उसके बाद बच्चे घर आके अपने जिस विषय में वो कमज़ोर हैं कहा जाए, वो या विशेष पारंगत हासिल करना चाहते हैं, उस विषय का और अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए वो अन्य जगह भी प्राइवेट रूप से ट्यूशन्स क्लास लेते हैं, या जिस काम में उनकी रुचि है वह उस चीज़ को सीखने के लिए ट्यूशन्स लेते हैं। तो उनके पास समय नहीं हो पाता और वो अपने घर के बुजुर्गों को समय नहीं दे पाते, उनके साथ नहीं बैठ पाते। तो बुजुर्गों को लगता है कि अब जो आज के समय की जो आज की पीढ़ी है बच्चों की, वो थोड़ी सी अलग हो गई है, इसलिए अब पहले जैसी औलादे कहाँ। यह एक व्यंग वाला कथन है। इसके बाद का प्रश्न है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। देखो, बदलू वैसे कहानी का मुख्य पात्र है, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि बदलू कहानी का मुख्य पात्र है। और व्याकरण की दृष्टि से बदलू मतलब नाम है, किसी का नाम है और नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की ये परिभाषा हो गई कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें विशेष की बात होती है। विशेष मतलब स्थान विशेष, नाम विशेष, वस्तु विशेष, भाव विशेष। जातिवाचक संज्ञा, जिसमें संपूर्ण जाति की बात की जाती है। और भाववाचक संज्ञा जो हमारी फीलिंग से जुड़ी है, हमारे भावों से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो ढूंढे हुए हैं कि ये आपको ताकि समझ में आ जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है बदलू, नाम है किसी विशेष व्यक्ति का। मचिया, बेलन। जातिवाचक संज्ञा में है आदमी, मकान, शहर। और भाववाचक संज्ञा में है बच्चों स्वभाव, रुचि और व्यथा। ये हमारे भाव हैं सबके सब। बदलू नाम है, नाम विशेष हो गया, किसी विशेष इंसान का नाम है। अगर हम आदमी कहेंगे तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, लेकिन जब हमने बदलू कहा है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। बेलन बता रहे हैं, बेलन। और मचिया बैठने की जगह, एक छोटी चौकी। अब शहर में बहुत सारे शहर, कोई भी हो सकता है, आपका दिल्ली, मुंबई, कुछ भी। ठीक है। मकान
कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और आदमी जाति को संबोधित करता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। और भाव स्वभाव, जिसको हम फील करते हैं, रुचि हम फील करते हैं, व्यथा, समस्या, बुराई, अच्छाई, दुविधा, ये सब हम फील करते हैं, तो इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। बच्चों, अगला प्रश्न है कि गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। जब गांव में लोग आपस में बात करते हैं तो कई शब्दों के उच्चारण में अंतर आ जाता है। कहानी में बदलू भी वक्त, समय, वक्त मतलब समय को बखत कह रहा है, उम्र को उमर कहते हैं। इसी तरह अन्य शब्दों को खोजिए जिसके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। जिसका रूप परिवर्तित हुआ है, अर्थ में नहीं। बच्चों, आप कहानी को पढ़िएगा और पेंसिल लगा के ऐसे शब्दों को आप ढूंढ के सर्किल कर दीजिएगा या रेखांकित कर दीजिएगा जिसके शब्दों का प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण तो अलग हुआ है पर उसका अर्थ नहीं, और उनको यहाँ पर लिखिएगा। यह आपका काम है। ठीक है? तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस प्रश्नोत्तर से लाभान्वित हो पाए। धन्यवाद बच्चों। वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।